हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट आपका ले रहे हैं जो है इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। आज उसका नेचर देखेंगे, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति देखेंगे और उसका आधार देखेंगे, उसका बेसिस क्या है ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं? इनफैक्ट आप पहले बताइए कि सोचिए अपने, मैं पूछती हूँ इसका मतलब ये होता है कि आप सोचिए जो मैं पूछ रही हूँ कि आप उसका आंसर जानते हैं क्या। आप एक राज्य विधि से क्या जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि बाद में देखेंगे, इंटर को बाद में देखेंगे। आप पहले बताइए कि राष्ट्रीय विधि क्या होती है, एक राज्य विधि क्या होती है, एक जिसको आप म्यूनिसिपल लॉ बोलेंगे या फिर उसको आप स्टेट लॉ भी बोलेंगे। जो एक किसी देश का लॉ है, स्टेट लॉ या फिर म्यूनिसिपल लॉ, क्या किसे कहेंगे आप? तो सुनिए, स्टेट लॉ क्या होता है। जैसे स्टेट लॉ का मतलब क्या है कि एक देश का लॉ कौन सा है। जैसे इंडिया का क्या लॉ है, क्या कैसी विधि है यहाँ पे, या अमेरिका का कौन सा, अमेरिका में किस तरीके का लॉ चलता है, विधि चलती है, या किसी भी देश में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में किस तरीके का लॉ है, वो वहाँ का म्यूनिसिपल लॉ होता है, वो वहाँ का स्टेट लॉ है। तो सुनिए, स्टेट लॉ क्या है पहले हम ये देखेंगे, बाद में हम इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। स्टेट लॉ या राष्ट्रीय विधि जिसको कहते हैं, या म्यूनिसिपल लॉ भी इसको कहते हैं। तो सुनिए, स्टेट लॉ या म्यूनिसिपल लॉ विच क्या है वो, विच इज एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर कंट्री। जो एक विशेष ऐसा कानून जो कि एक विशेष राज्य में, हम लोग इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीज को राज्य बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो आप स्टेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के राज्य, भारत के राज्य, वो अलग अलग राज्य, जैसे हम ब्रिटेन को या अमेरिका को या पाकिस्तान को या किसी भी न्यूजीलैंड को हम स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में हम स्टेट बोलते हैं किसी एक कंट्री को। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट लॉ है जो एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक विशेष कंट्री का जो एक लॉ होता है। जैसे भारत का जो लॉ है जो भारत में एप्लीकेबल है, उसे हम एक पर्टिकुलर लॉ कहेंगे और उसको स्टेट लॉ कहेंगे। तो वो एक राज्य विधि है। जैसे यहाँ पर जो लॉ चलता है, जो भी, जैसे आईपीसी नहीं बोलेंगे अब आप, या सीआरपीसी पहले बोलते थे, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता चलती है यहाँ पे, या साक्ष्य विधि जो पहले थी, एविडेंस एक्ट, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हो गया। तो वो जो कानून है ये यहाँ के पर्टिकुलर स्टेट के, हमारे इंडिया के कानून है जो एप्लीकेबल होते हैं इंडियंस पर। तो ये एक स्टेट का कानून होता है। तो सुनिए, ये लॉ उसी एक कंट्री के लोगों को रेगुलेट करता है। हम लोग इंडियंस हैं तो हम पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल है या अप्लाई होता है, वो इंडियन लॉ है। तो हम इंडियंस को रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करना होता है विनियमित करना या फिर नियंत्रित करना। ये भारत का कानून भारतीय लोगों को, सिटीजन्स को विनियमित करता है या रेगुलेट करता है। तो अब हुआ ये कि हर कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्सेज थे, अलग अलग कानून अपना था, वो चल रहा था। अलग अलग रिसोर्सेज भी होते हैं हर कंट्री के। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे हम इंडिया जो है वो मिनरल्स में रिच है, खनिज पदार्थ हैं यहाँ पे बहुत। दूसरी कंट्री के पास, किसी भी और कंट्री के पास, जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा है, तेल से रिच कंट्रीज होती हैं, या किसी फलाने देश के पास ये रिसोर्स ज़्यादा है, उसका संसाधन ये ज़्यादा है। तो उससे क्या हुआ कि सारे देश जो थे एक दूसरे की, क्योंकि कोई भी एक कंट्री खुद में अपने आप को पूर्ण नहीं होती। हमारे पास अगर खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं तो हमारे पास तेल कम है, तो हमें ज़रूरत पड़ी किसी और देश से तेल को, ऑयल को आयात करने की, इंपोर्ट करने की। तो क्या हुआ कि हम सारे देशों ने, चूँकि हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, इसलिए हमें दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ा, रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़े, अपने संबंध बनाने पड़े। तो सुनिए, जो कंट्रीज़ के पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, उससे सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, क्योंकि बिकॉज नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं होता। एवरी नेशन इज डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इससे क्या हुआ, सभी देश एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे, रिलेशनशिप क्रिएट करने लगे। और जैसे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं, उनसे
झगड़े होते हैं उनको रेगुलेट करना पड़ता है। उन नियमों मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक दूसरे के साथ देशों ने संबंध बनाने शुरू किए तो एक ऐसी विधि की ज़रूरत महसूस हुई जिससे कि एक देश नहीं बल्कि सारे देशों को रेगुलेट किया जा सके, सारे देशों को विनियमित किया जा सके, सारे देशों को नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रित कैसे किया जा सके कि ऐसे कानून बना दिए जाएं, ऐसे नियम बना दिए जाएं कि जो कहा जाए कि सारी कंट्रीज पर लागू होंगे। तो उस कानूनों को, उन नियमों को, उन रेगुलेशंस को जो नाम दिया गया वो अंतर्राष्ट्रीय विधि नाम दिया गया। तो जिससे सारे देश, जो एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं था, जो सारे देश जिसको फॉलो करते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सारे देशों ने उसको मानना शुरू किया। उससे अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि का नाम दिया गया। और जो ये टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये सबसे पहले जर्मी बेंथम, जो आपके जूरिस्ट हैं जर्मी बेंथम, उन्होंने 1780 में, आई थिंक 1780 में इसको फर्स्ट इसका नाम, मतलब इसको नाम दिया, एक विधि को अंतर्राष्ट्रीय विधि नाम दिया। तो अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय विधि, आपको आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। तो सुनिए अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। इंटरनेशनल लॉ मीन्स द लॉ, ऐसा एक कानून, रेगुलेट्स द रिलेशंस ऑफ स्टेट्स विद वन अनदर, एक दूसरे देशों के साथ जो वो संबंध बनाते हैं उनको जो नियम या जो कानून रेगुलेट करता है, रेगुलेट करना भी मैंने आपको बताया, विनियमित करना या नियंत्रित करना, ऐसे कुछ कानून बना देना जिससे सारे देश आपस में एक अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बना सकें। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि नाम दिया गया। तो इंटरनेशनल लॉ मीन्स द लॉ रेगुलेट्स द रिलेशंस ऑफ स्टेट्स विद वन अनदर। इसके बाद ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, इसका जो एक भूमिका जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे, इसकी परिभाषा हम देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ओपेनहाइम की आप परिभाषा इसमें देखेंगे। ओपेनहाइम की परिभाषा है, सुनिए ध्यान से, इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बट इसमें जो कमियां हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने 1905 में सबसे पुरानी इसकी परिभाषा ओपेनहाइम ने दी थी, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो सुनिए। ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं। नियमों का समूह, एक ग्रुप ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, उन नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य समाज अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। तो एक बार इंग्लिश में बोलूंगी। इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। अब इन्होंने ये कहा कि जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, जो जिसको आप इन्होंने सभ्य समाज कहा, सभ्य समाज अपने आपस में व्यवहार जब करते हैं तो जिन नियमों को ये फॉलो करते हैं उनको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का नाम दिया। तो इसमें इन्होंने बहुत शॉर्ट सी एक परिभाषा दे दी, जिसमें उन्होंने सिर्फ सभ्य राष्ट्रों के जो बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। तो इसकी क्रिटिसिज्म इसका होता है, इसकी आलोचना की जाती है। किन पॉइंट्स पर इसकी आलोचना ओपेनहाइम की जो डेफिनेशन है उसकी की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो सभ्य राष्ट्र है उन्हीं को इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो आज जो है ये एक पॉइंट, ये इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल जो पूरा समाज है, इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है, उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ओपेनहाइम की डेफिनेशंस में इन इंस्टीट्यूशंस को जगह नहीं दी गई, उन्होंने इसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी। इसके अलावा और ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स। जो
एक व्यक्ति है उसको भी, इंडिविजुअल्स को भी इंटरनेशनल लॉ में ड्यूटीज़ एंड राइट्स दिए जाने चाहिए, जो कि ओपेनहाइम की परिभाषा में नहीं दिया गया। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अब व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूएनओ की स्थापना के बाद, जब से यूएनओ को एस्टैब्लिश किया गया उसके बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेंबर कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं, जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं यूएनओ की, उसके जो सिटीजन बोलेंगे, जो उनके सिटीजन्स हैं, आप समझते हैं, उनके बेनिफिट की ओर भी इंटरनेशनल लॉ अब अग्रसर हो रहा है, जिसको कि ओपेनहाइम की परिभाषा में तवज्जो या स्थान नहीं दिया गया। और ये क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल प्रथा और संधि नियमों का समूह नहीं है। ये कहते हैं कि जो ट्रीटीज़ की गई आपस में, देशों ने जो ट्रीटीज़ की हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ये कहते हैं इसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी हैं। ये कहते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स, जो कि लॉ के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो कि सभी सिविलाइज्ड स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज किए हैं। सभी सिविलाइज्ड स्टेट्स मतलब जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने जिन जनरल प्रिंसिपल्स, लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं, जनरल प्रिंसिपल मतलब आम जो सिद्धांत हैं जिनको सभी देश मानते हैं, उनको भी इन्होंने अपने परिभाषा में स्थान नहीं दिया है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, जो सिविलाइज्ड स्टेट्स ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है, ऐसे आम सिद्धांत जो सब देश मानते हैं, उनको भी इस परिभाषा में जगह नहीं दी गई है। और इन्होंने जो बॉडी ऑफ रूल्स नाम एक शब्द, एक टर्म का जो उपयोग किया है, जो बॉडी ऑफ रूल्स का मतलब हो गया एक नियमों का एक निकाय, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नियमों का एक बॉडी बोल दिया, नियमों का एक निकाय है ये। तो ये बहुत ही एक रिजिड सी एक परिभाषा होगी, बहुत ही रिजिड बोलेंगे इसको, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं शो हो रही है, और एक स्टैटिक सी परिभाषा लग रही है। स्टैटिक का मतलब होता है एक स्थिर, एक जो जिसमें गतिशीलता नहीं है। तो ऐसी एक ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि एक स्टैटिक लॉ इन्होंने मान लिया है। बट ये धारणा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है, बहुत जड़, बहुत स्टैटिक और बहुत अनुपयुक्त धारणा इनकी प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट सो कि ये बहुत स्टैटिक है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल लॉ है वो डायनेमिक और लिविंग लॉ है। डायनेमिक का मतलब होता है बहुत ही गतिशील, और लिविंग लॉ को आप कहेंगे जीवंत है। एक जीवंत और लिविंग लॉ इसको बोलेंगे, एक डायनेमिक, एक गतिशील लॉ इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे लोगों की और जैसे देशों की नेसेसिटीज़ बदलती जा रही हैं, वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ में भी बदलाव आता जा रहा है। तो ये एक स्टैटिक लॉ नहीं है, एक स्थिर विधि नहीं है, ये एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही गतिशील और बहुत ही एक क्या बोलेंगे इसको, जीवंत एक लॉ है। तो ये कहते हैं कि इट्स रूल्स हैव बीन चेंजिंग टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज़। जैसे जैसे ज़रूरत बदल रही है, वैसे वैसे इसकी जो है परिभाषा, मतलब इसकी जो अकॉर्डिंग टू नेसेसिटीज़ ये भी बदलता जा रहा है। इसके अलावा आप ओपेनहाइम की डिटेल में परिभाषा देने के बाद आप ब्रायरली की बहुत अच्छी परिभाषा है वो देंगे आप, और उसके बाद एक केल्सन की भी आप दे सकते हैं परिभाषा, जो कि उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू केल्सन। आप सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के परस्पर संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करता है। तो बहुत ईजी, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे वो आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो उनके आचरण को नियंत्रित करता है, का मतलब है कि उनके आपस में कैसा बिहेवियर होगा उसको कंट्रोल करता है, कि आप एक किस तरीके का बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, उस पर ये उसको रेगुलेट करता है। अब डेफिनेशन के बाद इसका नेचर पे आ जाइए आप। नेचर से आप क्या समझते हैं? प्रकृति, किसी भी सब्जेक्ट की एक प्रकृति होती है, जैसे किसी एक ह्यूमन की जैसे प्रकृति होती है कि कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट, तो ये नेचर कैसा है इस सब्जेक्ट का, प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति बताते हैं जब आप, तो इसमें क्वेश्चन आता है, एक आपका बनता है कि इसके लिए इज इट लॉ और नॉट, कि क्या ये लॉ है भी या नहीं, क्या ये विधि है भी या नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लॉ, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो ज्यूरिस्ट्स हैं, जैसे आप हॉब्स एंड ऑस्टिन को आप पढ़ेंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि विधि की परिभाषा अगर माने तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो
जैसे क्या कहेंगे आपकी एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लॉ की। लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि फिट नहीं बैठती। ये हॉब्स और ऑस्टिन का मानना है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, वो इसको लॉ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो एक 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स देते हैं कि ये सब चीज़ें अगर किसी लॉ में नहीं है, अगर किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो वो लॉ नहीं हो सकता। तो वो ये क्या कहते हैं, जैसे हॉलैंड के बारे में आप पढ़ेंगे, जब हॉलैंड पढ़ेंगे आपका ज्यूरिस्ट है, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो न्याय शास्त्र का एक लुप्त प्राय बिंदु है। लुप्त प्राय बिंदु कि ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, तो ये विधि नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये। ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि कानून की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको ये इंटरनेशनल लॉ पूरा नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहते हैं कि किसी भी लॉ के लिए एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए, एक ऐसा सॉवरन स्टेट होना चाहिए जो कि उनसे जो वहाँ के सिटीजन हैं उनसे कानूनों को मनवा सके, उनसे कानूनों को फॉलो करवा सके। इसके लिए एक ऐसी एक राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। उसके लिए ये कहते हैं कि एक जुडिशरी होनी चाहिए। उसके लिए एक जुडिशरी मतलब एक आपका जुडिशरी होनी चाहिए। उसके अलावा ये कहते हैं कि आपकी संसद होनी चाहिए जो कानूनों को बनाए, एक प्रॉपर संसद होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, और एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए जो कि प्रॉपरली उन बने हुए संसद द्वारा बनाए हुए, पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानूनों को एग्जीक्यूट करवा सके, क्रियान्वित करवा सके। और अगर कोई इन कानूनों को सिटीजन कोई ना माने तो उसके लिए एक जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होनी चाहिए जो कि उस कानून को फॉलो ना करे उनको दंडित कर सके, उनको पेनल्टी लगा सके। तो ये लोग कहते हैं, हॉब्स और ऑस्टिन और जो लोग विधि को, हॉलैंड जैसे जो ज्यूरिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लॉ को विधि नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर पूरी नहीं होती हैं, स्ट्रांगली पूरी नहीं कर सकता है ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इसलिए ये इसे विधि मानने से ही इनकार करते हैं। बट आप जब अपना आंसर इसमें दे रहे होंगे तो आप ये सारी बात बता के कि क्यों ये ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो स्टेट लॉ में लेजिस्लेटिव और दूसरे ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग होते हैं जो फुलफिल करवा सकते हैं सारे रूल रेगुलेशंस को, और अगर जो नहीं करता उनको पेनल्टी लगा सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपने, इतनी रियल पावर उसके पास नहीं होती कि वो अपने मतलब डिसीजंस को एनफोर्स करवा सके, अपने डिसीजन को लागू करवा सके। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी आर्मी या ऐसी पुलिस नहीं होती जो एक स्टेट में होती है। मतलब एक स्टेट में, एक स्टेट लेवल पर एक जो म्यूनिसिपल जो कानून है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पुलिस और आर्मी होती है जो कि सिटीजन से, वहाँ के नागरिकों से सारे अपने कानूनों को मनवा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होता। इसलिए ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ ही नहीं मानते हैं। लेकिन आप जब अपना आंसर कर रहे होंगे तो उसमें सेकंड आस्पेक्ट भी आप देंगे। जो दूसरे ज्यूरिस्ट्स हैं वो इसे लॉ मानते हैं। इसलिए लॉ मानते हैं कि ये कहते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे म्यूनिसिपल लॉ के साथ, आप वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को आप म्यूनिसिपल या स्टेट लॉ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। ये कहते हैं अपने व्यू के फेवर में, ये कहते हैं कि इससे इंटरनेशनल लॉ को भी लॉ माना जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसका जो बेस है वो अलग है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये जैसे एक स्टेट का, एक म्यूनिसिपल या स्टेट लॉ का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, वो एक केंद्रीकृत प्रणाली होती है। एक खुद के देश का एक कानून होता है और उसको सब लोग फॉलो करते हैं, और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उनको पेनल्टी लगाई जाती है या दंडित किया जाता है। ये कहते हैं, जो इसको एक लॉ मानते हैं वो ज्यूरिस्ट कहते हैं कि इसको एक पूरी तरीके से लॉ माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है। इसको
इसको आप उसके साथ एक म्यूनिसिपल या स्टेट लॉ के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक प्रोसेस है और बहुत सारे देश मिलकर इसको फॉलो करते हैं। तो एक ये डिसेंट्रलाइज्ड एक मतलब ये सिस्टम है और इसकी तुलना कभी भी स्टेट लॉ के साथ नहीं की जानी चाहिए। दोनों के सर्कमस्टेंसेस और दोनों की जो सिस्टम ऑफ वर्क है वो अलग अलग है। इसलिए जिस तरीके से जिस सर्कमस्टेंस में इंटरनेशनल लॉ काम करता है, उस सर्कमस्टेंस में इसको पूरी तरीके से वो लॉ मानते हैं। और ये पेनल्टी या जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जिन परिस्थितियों में कार्य करती है, उन परिस्थितियों में वह उतनी ही पावरफुल और उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि एक अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसी विकेंद्रीकृत प्रणाली में ये हो सकती है। तो ये कहते हैं कि इसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो एक स्टेट लॉ की पेनल्टीज़ के जैसे नहीं हो सकती। हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते किसी स्टेट को, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी को किसी भी तरीके की एक दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो पेनल्टीज़ हैं या फिर वो जो दंड होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। जैसे यूएनओ से या जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें से आप किसी स्टेट को जो वहाँ इंटरनेशनल लेवल के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, उनको आप उनसे डीबार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसकी पेनल्टीज़ भी अलग तरीके की होती हैं और इसके सर्कमस्टेंस अलग तरीके के हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक विकेंद्रीकृत प्रणाली में काम करती है, तो इसलिए आप इसे एक स्टेट लॉ के साथ कंपेयर करके इसको लॉ मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये अपने सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में, विकेंद्रीकृत प्रणाली में उतनी ही पावरफुल है जितनी कि एक स्टेट लॉ अपने सिस्टम में, अपने केंद्रीकृत प्रणाली में हो सकती है। तो आप इसके नेचर में इस तरीके से आंसर करेंगे। और इसका जो एक क्वेश्चन अलग से आता है कि इज इट लॉ और नॉट, कि क्या ये विधि है भी या नहीं, ये भी इसमें ही कवर हो जाएगा जो मैंने अभी नेचर बताया। और एक थर्ड क्वेश्चन भी आपका बनता है जो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड था कि इंटरनेशनल लॉ इज वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है ये कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है ये विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है क्या। तो इसका भी आंसर, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर इसके नेचर में आएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद आपके इसके बेसिस हैं जो इसके आधार आप कहेंगे इसके। तो इसमें 2-3 थ्योरीज हैं, 2-3 सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि इसके बेस क्या है। फर्स्ट इज नेचुरलिस्ट थ्योरी, जो पहला है आपका वो प्रकृतिवादी सिद्धांत है। तो फर्स्ट इज नेचुरलिस्ट थ्योरी, ये कुछ नहीं है ऐसा। ये कहते हैं कि दिस थ्योरी सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ नेचर। ये कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर पर ये बेस्ड है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्योंकि वह प्राकृतिक विधि का एक भाग है। ये एक प्राकृतिक विधि का, नेचुरलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर का एक पार्ट है, नेचुरलिस्ट थ्योरी का एक पार्ट है। प्राकृतिक विधि को पहले लॉ ऑफ गॉड या दैवी विधि कहा जाता था, बोला जाता था, लेकिन ग्रॉशियस ने इसका धर्मनिरपेक्ष रूप एक प्रस्तुत किया। अकॉर्डिंग टू वाटिल जो आपके ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार है। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। इसका सेकंड जो थ्योरी है वो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है, अस्तित्ववादी मत जिसको आप कहेंगे, अस्तित्ववादी मत। फर्स्ट प्रकृतिवादी मत है इसका, प्रकृतिवादी मत। दूसरा है आपका पॉजिटिव या जिसको कहेंगे अस्तित्ववादी मत। एंड थर्ड है आपका कंसेंट थ्योरी, जो कंसेंट थ्योरी है आपकी, सहमति का सिद्धांत। तो फर्स्ट हमने प्रकृतिवादी मत या नेचुरलिस्ट थ्योरी देख ली। उसके बाद ये कह रहे हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी में अस्तित्ववादी मत ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट थ्योरी राज्यों का वास्तविक व्यवहार ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार है। ये कहते हैं कि राष्ट्र जो है, अलग अलग देश जो है, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका व्यवहार ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार है।
ये लोग कहते हैं। ये कहते हैं कि राज्यों की इच्छा ही इसका आधार है, राज्य क्या चाहते हैं उनका डिज़ायर जो है उनकी, वो ही इसका आधार है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जिनको कि राज्यों ने अपनी शक्तियों को स्वतः कम करके अपनी सहमति प्रदान की है। एंजिलोटी कहते हैं अपनी शक्तियों को स्वतः कम करना का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं और हम बहुत सारा तबाही मचा सकते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक सदस्य बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा परिवार है उसके हम जब सदस्य बन जाते हैं, उसमें हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे पास भले ही कितने ही हथियार हैं या कितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे हम दूसरे देशों को हर्ट कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहमति से इस बात पे आते हैं कि हम उन रिसोर्सेज का या हम उन उपायों का उपयोग नहीं करेंगे और हम अपनी शक्तियों को स्वतः कम करके अपनी सहमति उन्होंने प्रदान की। तो ऐसे कई सभ्य राष्ट्रों द्वारा सिविलाइज स्टेट्स ने बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे सिद्धांतों को अपनाया है, जिनमें पैक्टा सन्ट सर्वेंडा भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा देखेंगे आप। ये सब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको सभ्य राष्ट्रों ने, सिविलाइज स्टेट्स ने अपनाया है और अपनी शक्तियों को स्वतः कम करके इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल परिवार का एक सदस्य बने हैं। इसके आधार पर इंटरनेशनल लॉ को इसका आधार अस्तित्ववादी मत मानते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका थ्योरी ऑफ कंसेंट, सहमति का सिद्धांत है, जिसको बेस्ट थ्योरी कहा जाता है। ये कहते हैं इसके अनुसार राज्य विधि जो स्टेट है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने इन नियमों को मानने की कंसेंट दी है। इन नियमों को जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे यूएनओ ने कुछ ऐसे नियम बना दिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो कि उनके मेंबर्स को, मेंबर कौन है, अलग अलग स्टेट्स। जब हम यूएनओ पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो अलग अलग देश होते हैं वर्ल्ड के, वो उसके सदस्य होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर्स जो होते हैं वो खुद कंसेंट देते हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ के जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम है, जो कानून है, उनको हम मानेंगे। खुद वो अपनी कंसेंट देते हैं, उनकी सहमति से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने इन नियमों को मानने की सहमति दी है। अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम, राज्यों की सामान्य सहमति द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।